हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। और यह टॉपिक आता है लॉज ऑफ मोशन के अंदर में, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कार्ट है, और ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फोर्स। एक हॉर्स ने किस तरह से फोर्स लगाया, उनका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर दिखलाने का प्रयास हुआ है। और इससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट आर गिवन टर्म्स। सो कंसीडर अ कार्ट कनेक्टेड टू अ हॉर्स बाय स्ट्रिंग। जैसा आप देख पा रहे हैं, यह एक कार्ट है, और इस कार्ट को इस हॉर्स ने एक स्ट्रिंग की हेल्प से पुल किया हुआ है। और यह स्ट्रिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस तरह से है, जिसका एक एंड है प्लस टी और दूसरा एंड है माइनस टी। और ये जो टी है, टी इज़ कॉल्ड टेंशन। और टेंशन में हमेशा पुलिंग नेचर होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टी दिखाई पड़ रहा है जो इस कार्ड को पुल कर रहा है, और यहाँ पर एक माइनस टी है जो एक्शन और रिएक्शन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। और यह टी भी इसके इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। यह भी पुल कर रहा है, लेकिन यह पुल किसको कर रहा है? इस हॉर्स को कर रहा है। तो एक बात और याद रखेंगे कि जो भी टेंशन होता है किसी स्ट्रिंग में, रस्सी में, उसमें पुलिंग नेचर होता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि कार्ट और हॉर्स के बीच में रस्सी लगा हुआ है, जिस रस्सी पर टेंशन फोर्स लगा हुआ है। और क्या जानकारी है? द cart in turn pulls the horse by equal force कैपिटल टी इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, कार्ट ने इसे पुल किया है माइनस टी से, और इसने इसे पुल किया है पॉजिटिव टी से। तो ये बात यहाँ पर डिस्कशन में रखा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर समझना है कि क्या हमें करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हेडिंग है हमारा हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हमें करना क्या है? तो हम इस क्वेश्चन में फाइंड करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस हॉर्स एंड कार्ट सिस्टम इज पॉजिटिव, देन द कार्ट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे भी हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तभी आगे बढ़ेगा, जीरो होगा तो बढ़ेगा नहीं, नेगेटिव होगा तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा, फोर्स के अगेंस्ट में जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि क्या एक्सेलरेशन होगा, फिर हम लोग बात करेंगे। प्लस नेट फोर्स जो होगा वो कितना होना चाहिए इस हॉर्स के पूरे सिस्टम में, ताकि ये बढ़े। क्योंकि अगर यहाँ पर टोटल फोर्स बैलेंस्ड हो जाएंगे तो ये हॉर्स और कार्ट का जो सिस्टम है वह रेस्ट से मोशन में जाएगा नहीं। साथ साथ यहाँ और भी आपको जानकारी देना है कि ये जो कार्ट का जो आप व्हील देख पा रहे हैं, ये सरफेस के कांटेक्ट में है, और जिसके वजह से यहाँ एक फ्रिक्शन लग रहा है। और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, जैसा हम देख पा रहे हैं। और इसी फ्रिक्शन को यहाँ पर दिखलाया गया है एक लाइन में। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम लोग इसी डायग्राम पर पहले समझते हैं कि देखिए इस डायग्राम में और क्या क्या है। तो सबसे पहले आप एक इसे हॉर्स को समझिए। और हॉर्स का क्या होता है कि जैसे वो आगे बढ़ना चाहता है, उसका एक पैर या दो पैर जो भी हो, उसके पास फोर पैर होते हैं। सो उनका एक पैर इस डायरेक्शन में स्लैंटेड होता है, जिससे वो अर्थ को पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, एक फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, स्लैंटेड डायरेक्शन में। और अकॉर्डिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक रिएक्शन फोर्स उसे मिलता है, दैट इज़ आर। और ये इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेकिन देखिए हम लोग देखते हैं कि एक फोर्स इसने इधर लगाया, इसके इक्वल उधर लगाया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। इस पॉइंट पर तो कुछ नहीं होगा घोड़े पर, लेकिन इसका इफेक्ट दिखता है इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट पर। हमें देखना होता है, क्योंकि यह जो रिएक्शन है एक फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर होता है जिसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसका इफेक्ट होता है। तो हम देखेंगे ये जो आर है, वेक्टर है, रिएक्शन फोर्स, उसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जिसे हम लोग कहेंगे एच, और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में जिसे हम लोग कह सकते हैं वी। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हॉर्स है, इस हॉर्स का एक वेट तो होगा, उसके पास मास है तो वेट बनेगा, और वह वेट सपोज डब्ल्यू है। अब देखिए घोड़ा तो सरफेस पर है, सरफेस से ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि जो वेट है उसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लग रहा होगा। और वह फोर्स हम देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल भी फोर्स लगा हुआ है। और ये भी क्या है? तो यह भी फोर्स है, आर का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो भी है डब्ल्यू के साथ इक्वल क्या हुआ है, ये एफ आर के साथ है। तो इन सब से कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावा भी यहाँ आप देख पा रहे हैं ये टी के साथ इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनका भी कोई ज़्यादा ऐसा इन्वॉल्वेंस नहीं है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे और उसमें हमारा टेंशन दिखाई पड़ेगा। और फिर हम लोग आगे फाइनली देखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा वह
इस हॉरिजेंटल और फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में होगा। और हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो इस अगर कार्ट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है इस राइट साइड में, तो ये हॉरिजेंटल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दिस फ्रिक्शनल फोर्स, देन द कार्ट विल मूव, और यही हमें मिलेगा भी। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा दिखाई पड़ रहा है ये हॉर्स, इस वाले का एक्सप्रेशन हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद इस कार्ट वाले का फिर लिखेंगे ये वाला पार्ट का, और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले, जैसा हमने अभी आपको बताया, वर्टिकल में v है और वेट w है, हॉरिजेंटल फोर्स को h लिया गया है, फ्रिक्शन f है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द हॉर्स मूव फॉरवर्ड इफ़ h इज़ ग्रेटर देन t। थोड़ा सा बैक जाना होगा, समझिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हॉर्स का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दैट इज़ कैपिटल H, और उसके बगल में अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हॉर्स की, और आप देख पा रहे हैं कि हॉर्स ने एक फोर्स लगाया है हॉरिजेंटल कंपोनेंट में दैट इज H, और जस्ट उसके उसी हॉर्स पर एक टेंशन फोर्स लगा हुआ है जिसे पुल किया हुआ है इस कार्ट ने। तो हमें दोनों को देखना है कि एक इस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक है H और एक है टेंशन T। अब कहता है कि यहाँ पर हॉर्स एक कार्ट आगे बढ़ रहा है, सपोज बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो एक एक्सेलरेशन है इस हॉर्स का, और वह एक्सेलरेशन है सपोज स्मॉल a, और इस हॉर्स का मास है स्मॉल m। तब नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स लग रहा होगा वह स्मॉल m इंटू ए हो जाएगा, और वह किसके बराबर होगा, किस फोर्स के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस h माइनस टी। क्यों, क्योंकि ये जो कार्ट है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और ये जो टेंशन है वो पीछे की तरफ पुल कर रहा है, जबकि ये ज़्यादा है तभी इसको आगे बढ़ पा रहा है। और जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये जो h है 10 न्यूटन है और ये t 2 न्यूटन है, तो इस हॉर्स के वजह से नेट हॉर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हॉर्स ने नेट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया, सो इट विल बिकम 10 माइनस 2 दैट इज 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन की वजह से ये आगे बढ़ रहा है, और हम 8 न्यूटन दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा h माइनस टी इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द हॉर्स, और इसी को हम लोग अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज h माइनस टी दैट इज इक्वल टू एम ए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्ट को लेकर के कि उस कार्ट में किस तरह का है फोर्स लग रहा है। तो आइए पीछे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। तो हम लोग इस कार्ट को सिर्फ देखेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और आकर हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या क्या फोर्स है। तो एक, क्योंकि कार्ट का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो कुछ इस डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो टेंशन फोर्स लगा हुआ है आगे की तरफ, ये हम इस फ्रिक्शनल फोर्स से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा होगा तभी आगे बढ़ सकता है। हमने एक्सेलरेशन लिया है हॉर्स वाले का स्मॉल ए, तो ये जो कार्ट है इसका भी एक्सेलरेशन स्मॉल ए ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस वाले पार्ट का भी एक्सेलरेशन हुआ ए पूरे इस कार्ट का, और सपोज इस कार्ट का जो मास है वह है कैपिटल M, तो हम लोग लिखेंगे जो फोर्स इस पर लग रहा है अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू एम ए, कैपिटल M इंटू ए। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर फोर्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग कितना फोर्स लग रहा है। तो हम देख पा रहे हैं इस वाले पोर्शन में, इस कार्ट में एक है T और ऑपोजिट में है F, तो हम लोग क्या कहेंगे, सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये है 2 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हुआ 10 माइनस 2 दैट इज 8 न्यूटन। सो यहाँ पर 8 न्यूटन लग रहा है, तो हम यहाँ पर T और F के रिस्पेक्ट में लिखेंगे T माइनस F फोर्स इज एक्टिंग हेयर विच इज इक्वल टू M इंटू ए। तो आइए हम लोग यहाँ पहुँचते हैं सीधे। सो T माइनस F दैट इज इक्वल टू एम ए। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, नंबर 1 और नंबर 2। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर माइनस टी है और यहाँ पर प्लस टी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे जोड़ने पर, और ये फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा h माइनस एफ। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो स्मॉल ए है और ये जो स्मॉल ए है दोनों कॉमन है, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा h माइनस एफ दैट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू ए। एक्सप्रेशन कॉमन है, और यहीं पर हमारा फाइनल रिजल्ट पहुंच गया है कि एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेशन मिला हुआ एक्सप्रेशन ए दैट इज इक्वल टू h माइनस एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस M। अब इस एक्सप्रेशन पर हमें फोकस करना है कि बॉडी पॉजिटिवली एक्सेलरेट करेगा, इसका क्या कंडीशन है। तो ध्यान देना है, बॉडी एक्सेलरेट करेगा इसका यही कंडीशन होगा, दिस h माइनस एफ शुड बी ग्रेटर देन 0।
यहाँ पर ध्यान देना, ये जो m प्लस एम है, दोनों मास है, एक है कार्ट का मास और एक है हॉर्स का मास, ये सब तो जीरो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये मास है, फिजिकल बॉडी है, और इनका मास जीरो नहीं होगा, ये हम समझ रहे हैं। तो इसे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ देखना है इस पर कि ये जो h माइनस एफ है, ये दोनों फोर्स है। कहता है कि ये पॉजिटिव तब होगा जब ये दोनों भी जीरो से बड़े हो, जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम सीधे बात इस पर ही करेंगे। तो यही कंडीशन होगा, ए इज पॉजिटिव इज इफ़ h माइनस एफ इज पॉजिटिव, और इससे हमें क्या मिलेगा, h माइनस इफ इज पॉजिटिव, दैट इज हम इसे लिख सकते हैं h माइनस एफ इज ग्रेटर देन जीरो। वी कैन राइट h माइनस एफ दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और वहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, दस द सिस्टम मूव्स इफ इफ h दैट इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। तो आज के टॉपिक में इतना ही है कि हम जो भी कार्ट का प्रॉब्लम होता है उसमें हॉरिजेंटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के से ज़्यादा होना चाहिए, और एक्सप्रेशन जो आता है उसके लिए भी कंडीशन है h माइनस एफ शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो आज के टॉपिक में इतना ही। चलिए, थैंक यू।